आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विधा है कहानी विधा। कहानी विधा गहन शैली से निर्मित एक ऐसी विधा है जहाँ मनुष्य गहन शैली के रूप में किसी नायक किसी घटना के जीवन के कुछ अंश को लेकर अवतरित होता है अपनी कथा वस्तु के साथ और एक नई शिक्षा दे जाता है। हम ऐसी ही एक नई कहानी की बात कर रहे हैं जो सिक्का बदल गया कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी की रचनाकार कृष्णा सोबती हैं। इस कहानी पर चर्चा करने से पहले हम इस कहानी की रचनाकार कृष्णा सोबती के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। भारतीय साहित्य के परिदृश्य पर कृष्णा सोबती अपने संयमित अभिव्यक्ति और सुधरी रचनात्मकता के लिए मशहूर है। कविता में गद्य के क्षेत्र में पदार्पण करने वाला हिंदी की प्रख्यात कथाकार कृष्णा सोबती का लेखन आज भी काव्य की कोमल एवं माधुर्यता से ओतप्रोत है। हिंदी कथा साहित्य को नए रचनात्मक आयाम देती भाषा शैली उनके पास कहा जाए जन्मजात ही विद्यमान है। नारी के अंतर मन को पहचानने की जो निपुणता उनमें है वो अन्यत्र यदा कदा ही किसी रचनाकार में दिखलाई पड़ती है। उनकी कहानियाँ कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से उनके रचनात्मक वैविध्य को रेखांकित करती है। आज के बदलते परिवेश में भी इनकी कहानियों की प्रासंगिकता उतनी अधिक ही मुखर होती जा रही है। इनकी कृतियाँ हैं डार से बिछुड़े, मित्रों मर जाने, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिलो दानिश, हम हशमत। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित कृष्णा सोबती ने पाठकों के नीच के प्रति सचेत और समाज में फैली बुराइयों के प्रति सजग किया है। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से श्लाघा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। देश विभाजन से संबंधित कृष्णा सोबती की कहानियों में सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध कहानी है सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन प्रतीक पत्रिका में सन 1948 में हुआ था। अज्ञे जी इस पत्रिका के संपादक थे। इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों में आए विघटन का भी वर्णन हुआ है। सिक्का बदल गया कहानी की जो मुख्य नायिका है वो शाहनी है, परंतु इसकी जो मुख्य कथा की जो पृष्ठभूमि है वो देश विभाजन को लेकर लिखी गई है। इस कहानी में सत्ता परिवर्तन केवल दो वर्ग हिंदू या मुस्लिम का ही नहीं होता है, बल्कि सत्ता परिवर्तन के पश्चात हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग देश निर्धारित कर दिए जाते हैं। भारत के जितने भी मुस्लिम देश दो देशों में बंट जाता है, देश के टुकड़े हो जाते हैं। देश दो टुकड़ों में बंट जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ठीक उसी तरह पाकिस्तान में जितने हिंदू उपस्थित रहते हैं वो भी भारत आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसी पृष्ठभूमि को उठाते हुए ये कथा पिरोई गई है। इस कथा के अंतर्गत, इस कहानी के अंतर्गत अपने ज़मीन से उखड़ने की पीड़ा इस कहानी में विशेष तौर से दृष्टिगत है।
ये कहानी केवल हिंदू मुस्लिम हिंसा पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक स्त्री के कहानी के माध्यम से एक स्त्री के मनोविज्ञान की भी पड़ताल की गई है। किस तरह से अपने ज़मीन से उन्हें उखड़ना पड़ता है, और व्यक्ति जब अपने ज़मीन से बिछुड़ता है, जहाँ वो जन्म लिया है, पला बड़ा है, जहाँ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ उसने अपने जीवन के कई आयामों को या कहा जाए अपने जीवन का 90% हिस्सा जो है उसने जिया है। अब ऐसी जगह को छोड़कर जाना जहाँ पर उसकी यादें बसी हुई हैं, उस जगह को छोड़कर जाना मतलब किस तरह की पीड़ा से इंसान गुजरता है, ये कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ दिखाया गया है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं शाहनी, जिनके पति शाहजी का देहांत हो चुका है, और एक दिन अचानक से उनके मन में एक भय छाने लगा। जम्मी वाला कुआं, मीलों फैले उनके खेत, सब पर उसकी दृष्टि पड़ती है। मन अस्वस्थ होने के कारण हवेली जाने के पहले वह शेरा के घर जाती हैं। शेरा जो पहले शाहजी का सेवक था और उनकी मृत्यु के पश्चात शाहनी के यहाँ ही पलकर बड़ा हुआ था। शेरा जो है वो एक मुख्य भूमिका निभाता है इस कहानी में, क्योंकि वो एक विलन के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है शेरा शाहनी शेरा का बचपन जो है शाहनी की गोद में ही पलकर यो कहा जाए कि शाहनी ही शेरा की पालनहार है। उसकी माँ की शेरा की माँ की मृत्यु के पश्चात शाहनी ने ही उसे अपने पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा किया, और उसके साथ मातृत्व से युक्त वो हमेशा उस मातृत्व भावना से वो युक्त रही है। ठीक है, तो परंतु शेरा जो है वो जब देश विभाजन हो रहा था तो देश के बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उन्हें जब पाकिस्तान भेजा जा रहा था, और पाकिस्तान के बहुत सारे जो हिंदू थे उन्हें ज़बरन भारत भेजा जा रहा था। ऐसे में शेरा की ये भूमिका होती है कि वो जो हिंदू नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान छोड़कर, उन्हें जो है वो भागने के लिए या उन्हें मार कर भगाने के लिए मजबूर करता था, और जब वो नहीं जाना चाहते थे तो ऐसी परिस्थिति में वो उनकी हत्या भी कर देता था। और एक तरह से उस समय देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि हिंदू मुस्लिम जो एक साथ एक थाली में खाते थे, धर्म का कोई परहेज़ नहीं था। ऐसी परिस्थिति में वो लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते जा रहे थे। तो और शेरा भी उनमें मुख्य था कि वो भी बहुत सारे हिंदुओं को मार काट में सम्मिलित होकर बहुत सारे हिंदुओं को उसने मौत के घाट उतार दिया, और बहुत सारे जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती उनको मार के जो है वो भेजने में भी उसकी प्रमुख भूमिका भी रही थी। तो उस समय ऐसी स्थिति में शाहनी जो कि वो एक हिंदू परिवार की स्त्री थी और बहुत ही समृद्ध परिवार की थी, और शेरा जो कि मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था हिंदुओं को मारने की। ऐसी परिस्थिति में मानवीय संबंधों को किस कदर व्यक्ति जब परवरिश में जब उसके यहाँ मानवीय संबंध को वो स्थापित करता भी दिखाई दे रहा है शाहनी और शेरा के बीच में। और इस तरीके से शेरा को जब शेरा कभी कभी शाहनी को मारने के लिए उद्यत भी होता है पाकिस्तान से भारत भेजने के लिए, परंतु कभी कभी जो है हम ये भी देखेंगे कि वो जो उद्धत होता है परंतु उसके जो परवरिश होती है या वो जिस इंटेंशन से वो देखता है कि शाहनी उसकी परवरिश की है और उसके प्रति वो माँ का व्यवहार रखी है, तब वो जो चीज़ें हैं वो उसको जो है मारने पर मजबूर नहीं करती है शाहनी को। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक संशय आ जाना, कहीं ना कहीं ह्रास होती मानवीयता का भी चित्र हमें स्पष्ट तौर पर दिखलाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र है शाहनी, जिसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। शाहनी रोज़ पौ फटने पर चनाब में नहाने जाया करती थी। अचानक एक दिन उनके मन में भय छाने लगा। जम्मी वाला कुआं, मीलों फैले उनके खेत, सब पर उसकी दृष्टि पड़ती है। मन अस्वस्थ होने के कारण हवेली जाने के पहले वह शेरा के घर जाती हैं।
शेरा, जो पहले शाहजी का सेवक था और उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात शाहनी के यहाँ ही पलकर बड़ा हुआ था, उस समय शेरा शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में रखी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाने की सोच में था। इसलिए स्नेह का पर्दा डालकर वह शाहनी से कुशल से पूछता है। शाहनी उसके सम्मुख यह शंका रखती है कि पिछली रात कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए होंगे। यदि शाहजी जीवित रहते तो ऐसा ना होता। तब शेरा के मन में यह विचार आता है कि आज शाहजी नहीं है, अतः कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले गांव के पीड़ित आसामियों से सूद वसूल करके शाहजी ने सोने की बोरियां भरी थीं। आज वही लोग इसका बदला ले रहे हैं। शेरा शाहनी को घर तक छोड़ने जाता है। शाहनी के साथ चलने पर भी उसका मन इधर उधर भटकता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। शाहनी की बड़ी हवेली को लूटने के लिए बाहर पूरा गांव खड़ा है। बीती रात की इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात तय हुई थी। शाहनी सब कुछ जानती थी। उसने उन लोगों को बात करते सुना था, किंतु सब कुछ भी जानकर वह असहज बनी हुई थी, क्योंकि आज वो बात नहीं रही। अब सिक्का बदल गया है। सचमुच में सिक्का तो बदल गया है, चाहे वो सत्ता का हो या मानवीय संबंधों। रसूली को सूचित करने पर ट्रकें आ गई हैं और अब उसे उनकी योजनानुसार इस हवेली को छोड़कर चले जाना है। शाहनी किसी को बुरा भला न कहकर, किसी पर दोष न लगाकर जाने की प्रक्रिया को अंजाम देती है। और ये तो बात तय था कि पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू जाने ही हैं, तो इसी प्रक्रिया के तहत वो भी जाती है, जाने की तैयारी भी करती है। इधर शाहनी अपनी ही संपत्ति में से सोना चांदी पैसा कुछ भी लेकर चलने से इनकार कर देती है और वहाँ खड़े सारे लोग उसके इशारे पर नाचते थे, जो कभी रिश्ते नातेदारों से कम नहीं थे। आज कोई उनका अपना नहीं है। आज उन गांव वालों के भीड़ के बीच में अकेली, बिल्कुल अकेली शाहनी है। बेगू पटवारी और मुल्ला इस्माइल जैसे लोग शाहनी के पास खड़े होकर भी उससे नज़रें नहीं मिला पाते। शेरा आकर कहता है कि बहुत देर हो रही है। यह सुनकर शाहनी चौंक पड़ती और उसका मन आहत हो उठता है। इस समय कभी वह उस हवेली की रानी हुआ करती थी, मालकिन, और आज अपने ही घर से निकलने में लोग उसे बुलाने दे रहे हैं कि वो आज घर से रवाना होने के लिए, कि वह देर हो रही है निकलने के लिए। आंखों से आंसू पोंछ वह शान से उस हवेली की ड्योढ़ी तो पार कर लेती है, परंतु उसकी पलकें भींगी रह जाती हैं। और भीगी पलकों से वह हवेली की कुलवधू आज उसके अंतिम दर्शन कर प्रणाम करती है। शाहनी ट्रक की ओर चल देती है और उसका बड़ा सा भवन पीछे छूट जाता है। सच पलट जाने पर लोग बूढ़ी शाहनी को अपने पास न रख सकें और भर्राए गले से शाहनी उस गांव को आशीर्वाद देती चली जाती है। परंतु ट्रक में बैठने पर शेरा शाहनी के पांव छूते हुए कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। शाहनी के लिए सिक्का नहीं बदलेगा, क्योंकि वह उसे गांव में ही छोड़कर जा रही है। रात को कैंप में पहुंचकर भी उसके मन में यह प्रश्न उठता रहा कि क्या सिक्का बदलेगा। वो खुद उस सब कुछ छोड़ आई है। इस पीड़ित वर्ग के साथ साथ अकेली असहाय बूढ़ी धनाढ्य नारी की शोचनीय दशा का चित्र कृष्णा सोबती ने इस कहानी में खींचा है। प्रस्तुत कहानी में शोषक और शोषित वर्ग के बीच के संघर्ष का भी चित्रण है। शाहों के घर में नौकरी करने वाले आसामी आज शोषक वर्ग के विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। ज़माना बदल गया है, सिक्का बदल गया है।
इस प्रकार कृष्णा सोबती ने विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ इस कहानी में प्रस्तुत किया है। हम इस रूप में भी ये कह सकते हैं कि ये कहानी के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक कहानी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कहानी में घटना या पात्र उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि एक शाहनी के मन में उठने वाले जो उद्गार, उसकी मन स्थिति से कहीं ज़्यादा महत्व रखती है। मालिक के इस कहानी में शाहनी जब ये कहती है कि मैं समझ गई हूँ, सिक्का बदल गया है, तो यहाँ पर शाहनी ही नहीं, कोई और सोचने वाला भी नहीं है इस बात का, और विरोध भी नहीं होता है। और कहानी में एक द्वंद्व ये भी आता है जब शेरा भी उसे कहता है चलने के लिए लेट हो रही है, घर से निकलने के लिए देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी मन के उस कोमल तंतु को भी छूती है जब जिस घर में उसका राज हुआ करता था, सब कुछ था, और अचानक से सत्ता पलट हो गया और उसे अपने ही घर से जब निकलना पड़ा, इतने मेहनत करके जो हवेली बनाई थी, इतना सब कुछ धन इकट्ठा किया था, आज उसे लग रहा है वो सारी चीज़ें बेगानी हो जा रही हैं और कैसे उसे चुपचाप अपनी हवेली से निकल जाना पड़ता है हिंदुस्तान रवाना होने के लिए। ये उसी दर्द को ही बयां करती है ये कहानी। कहीं ना कहीं घर से निकाले जाने पर भी शाहनी उन सबको खुले दिल से आशीर्वाद भी देती है जो उसके जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ शाहनी की ऊंची मनोवृत्ति का भी बहुत ही सुंदर चित्रण कृष्णा जी ने किया है। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। शाह जी की मृत्यु के बाद शाहनी अकेली रह गई। उस घर के नौकर शेरे पिछले दिनों कई कत्ल कर चुका था। शेरे के साथ साथियों ने शाहनी को मार डालने का सुझाव दिया था ताकि बाधा वेली का सारा माल बरामद कर लिया जाए और इसे लूटकर जनता में और अपने में बांट लिया जाए, परंतु शेरा और इसी स्थिति से शाहनी अनजान रहती है और आज भी वो शेरे पर इतना विश्वास करती है और उसकी सलामती की भी दुआ मांगती है। शाहनी क्या और इस दृष्टि से जो है हम देख सकते हैं कि ये कहानी बहुत ही मार्मिक जान पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर की मानवीयता को भी यहाँ दिखाया गया है शेरे के माध्यम से, क्योंकि जिसके यहाँ वो पल बढ़कर बड़ा हुआ है, बचपन ही उसने अपना बिताया है, ऐसे घर में ऐसे स्त्री का वो वध करके उसके माल को वो क्यों लूटेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हम ये भी देखते हैं कि शाहनी के माध्यम से ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और मनोविज्ञान के इस पहलू को ये कहानी आत्मसात करती हुई हर स्त्री की उस पीड़ा को बयां करती है, हर व्यक्ति की, स्त्री ही नहीं, हर व्यक्ति की उस पीड़ा को बयां करती है जिसे मजबूरन अपना घर परिवार विभाजन के दौरान अपने घर परिवार से और अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा का जो सामना था, ये उसी पीड़ा को ही ये कहानी बयां करती है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1948 है। इस कहानी के माध्यम से हमने भारत विभाजन के पश्चात उभरने वाली परिस्थितियों का बहुत ही मार्मिक चित्रण व्यक्त किया है कृष्णा सोबती जी ने। पीढ़ियों से जो हिंदू मुसलमान कभी आपस में बंधुत्व की भावना से रह रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ में, एकाएक भारत विभाजन के पश्चात विवश होकर उन्हें अलग रहना पड़ा और साथ ही साथ वो एक दूसरे के प्रति घृणा, हिंसा व अपराध की और अविश्वास की वृत्ति भी उनमें उत्पन्न होने लगी। उन्हें अपनी जन्मभूमि या निवास भूमि छोड़ने को विवश भी होना पड़ा। सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित होकर शाहनी का पुत्रवत पालित बालक शेरा भी उसकी हत्या के साजिश में शामिल हो जाता है, लेकिन मन में उठे विचारों के कारण वो हत्या नहीं कर पाता है शाहनी का। लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपनी कलम द्वारा भारत विभाजन के दर्द को अभिव्यक्त करने में वो सफल रही है।
वही शाहनी जो शेरा को पुत्रवत पालती रही और कईयों को स्नेहपूर्वक सहायता करती रही, आज वही लोग धार्मिक आग में जलकर उसे अपने घर व गांव छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। लोग उसकी धन संपत्ति लूटना चाहते हैं। थानेदार दाऊद खां शाहनी की हालत देखकर विचलित हो जाता है और अपराध भाव से भरकर कहता है कि शाहनी उन लोगों के बारे में गलत ना सोचें। यदि वे लोग शाहनी के लिए कुछ करने की स्थिति में होते तो वो ज़रूर उनके लिए कुछ करते, परंतु उनके हाथ अब निराश हो चुके हैं और फिर क्योंकि सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी कैंप में पहुंचकर जब ज़मीन पर लेटती है तो सोचती है कि सचमुच ही राज बदल गया है, पर सिक्का कैसे बदल सकता है? सिक्का तो मैं अपने गांव, अपनी हवेली पर ही छोड़ आई हूँ। शाहनी की आंखें फिर गीली हो जाती हैं। फसलों से लदे गांव में खूनी संघर्ष जारी था। शायद इसे ही राज का बदलना या सिक्के का बदलना भी कहा जाता है। अर्थात खून, जहाँ जिस गांव में लोग फल बरसा करते थे, लाहौर पाकिस्तान, अब उस जगह पे अब खून की नदियाँ अगर बह रही हैं और लाशें लदे हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें हम क्या सोचेंगे? हम तो यही सोचेंगे ना, क्योंकि विभाजन तो दो देशों का हो रहा है, पर बंटवारा दो देशों का, दो दिलों का हो रहा है। और अपनी ज़मीन से, अपनी जगह से उठने की पीड़ा, निकलने की पीड़ा इतनी मार्मिक है, इसे हम शाहनी के माध्यम से देख सकते हैं। इस कहानी में कथानक जो है भारत विभाजन से जुड़ा हुआ ये कथानक है। इस कहानी में विभाजन के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो इसे ही पूरे गांव के लोगों ने उभारा है और अंजाम दिया है। शाहनी के इशारे पर जब कभी ऐसा भी हुआ करता था कि शाहनी के इशारे पर पूरा गांव नाचता था, उनके जो रिश्ते नातेदार और वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी ये सारे लोग थे वो किसी रिश्तेदार से कम नहीं लगते थे, परंतु आज वही लोग शाहनी की जान के प्यासे हो गए। वो उनको वहाँ से निकालना चाहते थे क्योंकि वो शाहनी हिंदू है और बाकी लोग मुस्लिम हैं, और जिस शेरा के प्रति उनका पुत्रवत व्यवहार रहता था, आज वही उन्हें अपने घर से, उनके ही घर से निकलने के लिए कह रहा है। तो ये कहानी भी उसी मार्मिक स्थिति को ही बयां करती है और हम इस दृष्टि से देखेंगे कि ये कहानी असल में सिक्का बदल जाने की स्थिति या फिर सत्ता बदल जाने की स्थिति को भी दृष्टांकित कर रहा है। सिक्का बदल गया कहानी में कृष्णा सोबती जी ने यह दिखाने का भी प्रयास किया है कि भारत विभाजन के कारण अपने लोग ही बदल गए हैं। हिंदू मुस्लिम के हृदय में एक दूसरे के प्रति नफरत, अविश्वास और हिंसा उमड़ पड़ती है। हिंसा का नग्न रूप जो है, सबसे बड़ा रूप जो है गाँव का जलना। जब गांव जलने लगते हैं तो शेरा, जिसे शाहनी ने बेटे के समान पाला पोषा था, उसके अंदर भी सांप्रदायिक भावना आ गई और ना जाने उसके ऊपर तो कितने कत्लों का इल्ज़ाम है, उसने ना जाने कितने कत्ल किए हैं। अब शाहनी का भी कत्ल करने की ही सोच रहा होता है, परंतु उसके मन में जो है क्योंकि उसकी नज़र केवल शाहनी के धन पर है, परंतु उसके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं है। और यही जब नकारात्मक विचार जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, जब वो शाहनी को अकेले पाता है, परंतु उसे फिर ये याद आ जाता है, उसके अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो जाग जाती है और अंत में उसे ये याद आ जाता है कि कैसे उसने उसे पाला पोसा है शाहनी को। इसलिए वो उसे मारता तो नहीं है, परंतु मन में ये विचार आ जाना कहीं ना कहीं वो उसकी मौत से भी बढ़कर ही बात होती है। कहानीकार भारत विभाजन की घटना को शाहनी के माध्यम से दर्शाता है। कहानीकार ने भारत विभाजन की घटना को शाहनी के माध्यम से ही दर्शाया है। अपने घर और वतन को छोड़ना इसी विभाजन के कारण हुआ है। अपने ही गांव के लोगों के हृदय में परिवर्तन देखकर अपने प्रति और उनके भीतर उमड़ी द्वेष, हिंसा की भावना शाहनी को अंदर तक तोड़ डालती है। फसल से लदे फदे गाँव में खून की नदी बहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, जिसे इस कहानी में शाहनी की मनोस्थिति के माध्यम से व्यक्त किया है।
और अगर हम पात्र की दृष्टि से इस कहानी पर विचार करें तो शाहनी इस कहानी में मुख्य पात्र बनकर उभरती है। सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी जो है वो मुख्य पात्र है। वह इलाके के जमींदार शाह जी की पत्नी है। शाहनी अकेली है, उसके पति व बेटे की मौत हो चुकी है। उसके मृत्यु के बाद वह हवेली में अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शेरा को बेटा मान लेती है, लेकिन विभाजन की घोषणा के बाद तुरंत ही परिस्थिति बदल जाती है। लोगों के मन में सांप्रदायिकता की भावना आ जाती है। शाहनी एक धार्मिक विचार की महिला है। माला का जाप करना, सुबह नदी में नहाकर राम का नाम लेना, सूर्य को अंजलि भरकर नमस्कार करना और उसके नित्य के ही ये कर्म है। शाहनी शाह जी की कमी को तब अधिक महसूस करती है जब उसे दंगों का आभास होने लगता है। शाह जी को पुत्र नहीं है, वह अकेली है। वह शेरा से अपनी चिंता व्यक्त करती है और शाह जी होते तो बीच बचाव करते। एक नारी का उलाहना अपने रक्षक पति के लिए होता है। शाह जी क्या इसी दिन के लिए छोड़ गए थे? शाहनी व्यथित है, पर समय की नज़ाकत को देखकर सहनशील बन जाती है। शाहनी अपनी उदारता के कारण लोकप्रिय है। वह सबसे आत्मीयता से मिलती है। जाते समय वह सब कुछ त्याग कर जाती है और सबकी मदद करते हुए ही वो जाती है। बड़े बूढ़े जवान सभी उसके नाते रिश्तेदार की तरह थे। उसकी आत्मीयता देखकर वह विचलित भी हो जाती है। वह जाते समय अपने साथ कुछ नहीं ले जाती। कहानी में लेखिका ने शाहनी के साफ मन और निश्चल व्यवहार का भी वर्णन किया है। जब जाने लगती है तो वह सबको आशीर्वाद भी देती है, सबके कल्याण की कामना करती है और इस प्रकार व्यथा को मन में छिपाए अपना घर द्वार छोड़कर अनजान राह पर चल देती है। अतः पूरे कहानी में शाहनी के ही इर्द गिर्द कहानी घूमती है और वह अपने उज्ज्वल चरित्र के माध्यम से पाठकों को बांधे रहती है। इस दृष्टि से मेरी नज़र में यह कहानी बेहद ही मार्मिक और एक अपने ज़मीन से उठने की पीड़ा, उखड़ने की पीड़ा अगर मैं कहूँ तो ये ज़्यादा तर्क संगत होगा, क्योंकि अपने ज़मीन से उखड़ने की पीड़ा को बहुत ही मार्मिक तरीके से व्यक्त करना एक अकेली स्त्री के मनोवैज्ञानिक शाहनी के माध्यम से एक स्त्री के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दिखलाता है। क्योंकि ये कहानी जनरली हम इसे देश विभाजन की कहानी कह सकते हैं, परंतु मुझे अगर ये मनोवैज्ञानिक कहानी के रूप में अगर इसकी पड़ताल करनी हो तो ये काफ़ी अच्छी कहानी लगेगी। क्योंकि इस कहानी में जो भी अंतर्द्वंद उठते हैं वो तो शाहनी के अपने मन में उठते हैं। तो शाहनी के मन में उठने वाले जितने भी अंतर्द्वंद हैं इस कहानी में स्पष्ट साफ और स्पष्ट तौर पर इस कहानी में लक्षित किया है। तो इस दृष्टि से मैं ये कहूँगी कि ये कहानी विशेष तौर पर हम सबको एक हमेशा पढ़नी चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति असहाय हो, बुरी परिस्थिति में हो, तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। या फिर अगर कहा जाए कि शेरे इस कहानी का वो पात्र बनकर उभरता है जहाँ उसके मन में कहीं बुरी भावना भी आती है, कभी कभी शाहनी को मारने की भी, परंतु अंत में जो है वो शाहनी के प्रति मातृतुल्य भी व्यवहार करता है और उसे मारता नहीं है। परंतु एक इस तरह की दृष्टि का आ जाना भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए भी उस सांप्रदायिकता की भावना को घर कर लेना ही है। तो ये कहानी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, या फिर यूँ कहें कि ये कहानी हम देश विभाजन के पश्चात ऊपरी परिस्थितियों के आधार पर या अपने ज़मीन से उखड़ने की पीड़ा को, या फिर अगर एक स्त्री के मनोवैज्ञानिक अपने ज़मीन से उखड़ने के पश्चात दिन प्रतिदिन एक स्त्री शाहनी के माध्यम से एक स्त्री के मन में उठने वाले मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी आत्मसात करती है।